जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अभी जो सचिवालय सहायक का बूस्टर डोज हम लेके आए हैं, इसका आज तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। और यह सचिवालय सहायक और जो भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम है, बीपीएससी हो, दरोगा हो, यह सारे में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलिए। और जो भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, LEAD लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पर सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज बूस्टर डोज का ये सीरीज नंबर तीसरा है। इसके पहले हम 2 सीरीज कंप्लीट दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जाके प्लेलिस्ट में देखिए, सारे वीडियो जो है आपका सेव है। तो चलिए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। देखिए, इससे पहले हम कुछ बता देना चाहते हैं कि जो भी पटना में हैं और बिहार सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं और वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेके, तो आप मेरा जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सचिवालय सहायक का एक परिश्रम बैच जो ऑफलाइन बैच है, और इसमें पूरे लुसेंट आपको रटवाया जाएगा। A to Z पॉइंट लुसेंट का लाइन बाय लाइन आपको याद करवाया जाएगा। और सप्ताह में एक दिन टेस्ट भी 75 क्वेश्चन का लिया जाता है। तो आप आइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और यह बैच 11 अक्टूबर यानी कि मंगलवार से शुरू है। मंगलवार से शुरू है और इसका टाइमिंग जो है यह शाम के 6 से 7, मंडे टू फ्राइडे आपका 1 घंटे का क्लास होगा। सैटरडे संडे को 5-5 घंटे का क्लास होगा। और इसमें आपका टाइम पे सिलेबस खत्म करवाएंगे और यह याद करवा के ख़त्म करवाएंगे। और विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बैच का जो फी है मात्र 499 रुपया। और एड्रेस की बात करते हैं तो यह ज्ञानदीप लाल कोठी भिखना पहाड़ी, जो कि 8,04,000 में पड़ता है। तो आज का देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ पर जो भी डिस्कशन करते हैं पूरा डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। तो यह वीडियो बहुत ही हेल्प होने वाला है आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है, करे कि भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो यूरेनियम उत्पादन की बात करते हैं तो अग्रणी राज्य यह झारखंड है। झारखंड के जादूगोड़ा में यह यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और अगर पूरे विश्व में बात करें तो यूरेनियम का ज़्यादा उत्पादन करता है कजाकिस्तान, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं, अब देखिए कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान आ गया छत्तीसगढ़ का। उड़ीसा प्रथम स्थान है। बॉक्साइट उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान पर उड़ीसा है। तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का। और अभ्रक उत्पाद भंडारण में जो है प्रथम स्थान है आपका आंध्र प्रदेश का, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी हाल ही में एक पूछा था, थोरियम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो थोरियम जो है पूरा विश्व में भारत का, और केरल जो है भारत में अग्रणी राज्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी अभी 67वें में जस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 62। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होगा वह पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र या मेघालय में, ठीक है। ये जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। और यह सबसे अधिक वर्षा जो होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और शरदकालीन वर्षा की बात करते हैं तो वह तमिलनाडु क्षेत्र में यह होता है नवंबर दिसंबर के महीने में, लौटती मानसून या फिर उसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। और भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, यह 80% लगभग वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 63। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है। अभी जस्ट बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह कौन सा है। तो यह 2011 से पहले, 2011 से पहले जो था गोंड था, लेकिन अभी 2011 के जनगणना के अनुसार यह भील जो है सबसे बड़ी जनजाति है। और भील राजस्थान में पड़ता है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ये सब में जो है भील जनजाति पाया जाता है। और बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, भील आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, SC ST की बात करते हैं तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में
कोई जो है एससी यानी कि अनुसूचित जाति जो है यह नहीं निवास करती है। और बात करते हैं कि हरियाणा और पंजाब में कोई एसटी यह यहाँ पे निवास नहीं करती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका है 64। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या है? तो रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, उसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर ये पूछता है कभी कभी किस महासागर में है, तो यह प्रशांत महासागर में। और इसका क्षेत्र लगभग यह 40,000 वर्ग किलोमीटर जो है ये रिंग ऑफ फायर से प्रभावित है। और सबसे अधिक ज्वालामुखी जो उत्पन्न होता है वह इसी क्षेत्र में होता है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा गया। अगला प्रश्न चलते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित में से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा यह सियरा नेवादा, ठीक है। सियरा नेवादा जो है यह यूएसए का पर्वत है। यह सियरा नेवादा और एक सतपुरा पर्वत ये सब जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, बलित का नहीं। बलित का मतलब होता है मोरदार पर्वत, रॉकी, हिमालय, एंडीज ये सब बलित पर्वत का उदाहरण है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ है मिलान करने के लिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। और एक में है घास का मैदान और एक है देश। तो बात करते हैं पंपास का। पंपास पड़ता है अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना। कैंपोस ब्राजील, लानोस वेनेजुएला, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद मिला लेंगे कि पंपास जो है यानी कि 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 3 और 3 का हो जाएगा 1, 4 का 4 हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर होगा। तो यह पंपास कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में। कैंपोस ब्राजील, लानोस वेनेजुएला, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा होगा? 2, 3, यह 1, 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 67 पे। 67 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यह कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है? बात करते हैं कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर का जो है ये सीमा बनाने वाला देश जो है टोटल 5 देश है। एक तो अजरबैजान है, ईरान है, कजाकिस्तान 3 हो गया, और रूस है, और एक है तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश कैस्पियन सागर से सीमा लगाती है, जबकि इराक जो है इससे सीमा नहीं लगाती है। और यहाँ का राइट कौन सा सीमा नहीं लगाती है? इसका राइट आंसर होगा इराक, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा है कि बालियारिक द्वीप यह समूह कहाँ स्थित है? बालियारिक द्वीप समूह जो है यह स्पेन के तट पर भूमध्य सागर में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह भूमध्य सागर में स्पेन तट पर जो है यह स्थित है। बालियारिक द्वीप समूह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? करेक्ट कौन सा जो है सही नहीं है? यहाँ देखिए करेक्ट कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला हुआ जन्म से भारत का नागरिक, ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो, बस उसको भारत का नागरिकता प्राप्त कर देना, नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। तो यह कथन आपका गलत हो गया। दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, यह सही है। वह राज्यसभा सदस्य चुने जाने योग्य नहीं हो, वह लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, यह तीसरा भी गलत हो गया। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि 1, 2 और 3 जो है यह उसके पद के लिए यानी योग्यता को बताता है, जबकि गलत ऑप्शन चूज करने के लिए कह रहा है ना, यह जन्म से भारत का नागरिक और वह जो है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, यह दोनों कथन गलत है और गलत कथन को ही चूज करने के लिए कह रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 आपका सही आंसर होगा। बात करते हैं कि वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, और प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 बार राष्ट्रपति चुना गया कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है 5 लाख रुपया प्रति माह है, और पेंशन की बात करते हैं तो यह 9 लाख रुपया प्रति वर्ष है,
इसको ध्यान में रखिएगा। और अब तक जो है निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुना गया है? नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं, यह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति की बात करते हैं, यह राधा कृष्णन है। ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 70 करें कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया था किसने? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक, क्रिप्स मिशन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ था 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 कौन सा राज्य यह 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य था? तो यह 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में और लागू हुआ था 93 से, तो यह प्रथम जो था वह कौन था? प्रथम आपका मध्य प्रदेश था। ठीक है, प्रथम राज्य जो था वह मध्य प्रदेश था। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ नहीं है, तो 73वां संविधान संशोधन आप समझ रहे हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत। और यह किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? यह एल.एम. संधवी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के तहत यह संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और पंचायती राज, ठीक है, अब पंचायती राज देखिए किस किस राज्य में नहीं है, अभी बीपीएससी में हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह नागालैंड आपका हो गया, और मेघालय हो गया, मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यह दिल्ली में यह पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और यही क्वेश्चन अभी बीपीएससी में हाल ही में पूछा गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगर पंचायती राज बोलेगा कब से यहाँ लागू हुआ था, तो यह 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को। और जब 1992 का जो संविधान संशोधन लागू हुआ था, तो यह सबसे पहले जो चुनाव हुआ था यह मध्य प्रदेश में ही हुआ था। और यहाँ पर चुनाव हो गया था 1994 में पंचायती राज चुनाव हो गया था। तो सबसे पहला जो है यह अभिपालन करने वाला राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72 कराए कि किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र जो है यह अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? तो नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए जो यह संबंधित है वह कौन है? यह संबंधित राज्य के राज्यपाल यह अधिसूचित कर सकता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था यह 74वां संविधान संशोधन, यह भी 1973, और इसको रखा गया है भाग 9 के क में। और अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची 12 में। और यह देखिए अब नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर परिषद किसको कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो उसको कहते हैं नगर पंचायत। ठीक है, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर के क्षेत्र में जो है परिवर्तित हो रहा हो उसको कहते हैं नगर पंचायत। और छोटे नगरों को नगर परिषद और बड़े नगरों को उसको कहते हैं नगर निगम कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं कि नगर निगम का सर्वप्रथम स्थापना कब हुआ था, तो यह 29 सितंबर यह हुआ था 1688 में। यह कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है, 1688 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 73 कराए कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कराए कि वह सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान होना चाहिए, यह कथन आपका गलत है। और दूसरा है कर लोकसभा का सत्र ना हो, यह सही है। राज्यसभा सत्र में ना हो, यह भी सही है। संसद के दोनों सत्र में ना हो, यानी कि ये भी क्या होता है कि जब जो है संसद के दोनों सत्र में नहीं होता है तब क्या होता है? अध्यादेश जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका देखिए कह रहा है कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा यह क्षेत्र दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा
69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। और बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन, तो इसके तहत जो मतदाता की आयु 21 से घटाकर कितना कर दिया था, 18 वर्ष कर दिया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात, ठीक है, संविधान के साथ धोखा है? तो यह किसका कथन है? तो यह के.एम. नंबियार का है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि किसी राज्य में यह अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो अधिकतम कितने वर्षों तक? तो अधिकतम 3 वर्षों तक यह रह सकता है। एक बार जब संसद का अनुमोदन होता है तो 6 माह के लिए, और उसको फिर बढ़ा कर किया सकता है, और मैक्सिमम 3 वर्ष तक के लिए यह राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, जो कि देखिए कोई ऑप्शन में नहीं है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह कौन सा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि यदि राज्यसभा का प्रस्ताव, ठीक है, यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में, ठीक है, राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद जो राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। और इस संदर्भ में संसद द्वारा निर्मित कानून अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? बात करते हैं, करें कि कोई विषय राज्य सूची का है, लेकिन राज्यसभा उसको पारित कर दिया कि यह जो है राष्ट्र के हित में है और इस पर संसद कानून बनाएगा, तो उस पर जो संसद कानून बनाता है उसका वैलिड रहता है 1 वर्ष तक के लिए। और यह प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 249 में किया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो स्थापना किया गया था, गठन किया गया था, वह किस समिति के? यह संथानम समिति। और यह भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। और इसका गठन जो हुआ था 1964 के आसपास में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संथानम समिति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 79, करें कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान यह अनुच्छेद 263 में है, जिसमें केंद्र और राज्य के संबंध में विवादों पर जो है यह चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 262 की बात करते हैं तो यह अंतर्राज्यीय, यह जल, ठीक है, नदी जल पर जो कानून बनाता है संसद के द्वारा, वो है आपका अनुच्छेद 262 में। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 80, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है? संवैधानिक संस्था जिसका जो है यह संविधान में चर्चा किया गया हो, तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यह संवैधानिक संस्था नहीं है। मानवाधिकार आयोग भी संवैधानिक संस्था नहीं है। जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका प्रावधान किया गया है यह अनुच्छेद 340 में। और इसका जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, जाति आयोग का, इसका है 338 में यह प्रावधान किया गया है। यानी यह संविधान का पार्ट है। और संविधान का पार्ट आपका भारत का चुनाव आयोग भी है, चूंकि उसका अनुच्छेद किसमें है? 324 में निर्वाचन आयोग की बात कहा गया है। वित्त आयोग भी आपका संवैधानिक निकाय है, जो कि अनुच्छेद 280 में इसका गठन का बात कहा गया है। तो ये सब क्या आपका संवैधानिक संस्था है। जबकि महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 81 पे। 81 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, करें निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन जो पदार्थ दूसरे रूप में बदल गया वह पुनः अपने अवस्था में नहीं आ सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन जो यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, पुनः उसको उस रूप में ढाला जा सकता है, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। देखिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण जब हो जाएगा तो वह किसी अन्य तत्व, अन्य रासायनिक तत्व में परिवर्तन नहीं हो सकता, वह फिक्स हो जाता है। यह आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलता है, पुनः पानी को जमा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। तो यह क्या होगा? यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है।
दूध खट्टा हो जाएगा, पुनः उसको जो है खट्टा से दूसरा रूप में नहीं डाला जा सकता है। दही का जमना, ये सब क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन इसमें जो होगा केवल 3 होगा, और केवल 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आदमी अपने सिर पर रखे एक भारी बॉक्स को क्षैतिज रूप से एक जो है स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो इस मामले में वह कार्य कितना किया होगा। यानी क्षैतिज अवस्था में, यानी कि माथे पर उठा के जा रहा है, तो आप W बराबर पढ़े होंगे कि FS cos थीटा होता है। जब FS cos थीटा रहता है, ये मनुष्य है और ये जो है बॉक्स है इसके ऊपर, इसका मतलब ये जा रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 का बन रहा है। इसका मतलब कि cos 90 का मान होता है 0, और यह संपूर्ण कार्य को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, तो कार्य हो जाएगा यहाँ पर क्या, 0, और इसका राइट आंसर होगा 0। देखिए कुछ है कहीं पे नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बैठक हॉल में जो शुरू से प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद यह पूर्ण क्षमता से जो है भर जाता है, फिर भाषण की स्पष्टता क्या होगा। देखिए मान लीजिए यह बड़ी हॉल है, ठीक है, और इसमें जब अकेले आप भाषण दीजिएगा तो क्या होगा, बहुत सारा आवाज गूंजता है, ठीक है, क्योंकि वह आवाज क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जब आधा आदमी था तो यह ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा था, जब पूरा हॉल भर गया तो यहाँ पर क्या हो गया, अवशोषण जो ध्वनि का है वह अधिक हो गया। जब ज्यादा ध्वनि का अवशोषण हो जाएगा तो क्या होगा, गूंज कम होगा, रिफ्लेक्ट कम होगा। जब रिफ्लेक्ट कम होगा तो स्पष्टता जो है आवाज का वह ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा। यानी कि जब आधा क्षमता से पूर्ण क्षमता हॉल भर जाए तो उसका स्पष्टता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि प्रतिध्वनि किसके कारण होती है। तो अभी बताए थे प्रतिध्वनि बस टकराता है जो, उसको क्या कहेंगे, एकाधिक यह परावर्तन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और प्रतिध्वनि जो होता है वह लगभग 16 मीटर, ठीक है, लगभग 16.6 मीटर, या कहीं कहीं 17 मीटर देगा। यानी कि श्रोता और स्रोत जो है दोनों के बीच की दूर डिस्टेंस जो होना चाहिए 16.6 मीटर या फिर 17 मीटर का डिस्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 85। करें कि द्रव्यमान और भार के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, क्योंकि भार बराबर जो होता है W बराबर M इंटू जी होता है, ठीक है, M इंटू जी, यानी कि एक प्रकार का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए से भार जो है एक बल है, जबकि द्रव्यमान जो है, और भार यानी कि वह जगह जगह पर डिपेंड करता है कि मतलब कि ध्रुव पर जाएंगे यह क्या होगा, भार का मान घट जाएगा, पोल पर क्या हो जाएगा, भार का मान बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ जहाँ पर जी का मान बढ़ेगा भार का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जी का मान जहाँ घटेगा भार का मान वहाँ भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 पर पावर यह 16 मीटर होता है। अगर किलोमीटर की बात करें तो 10 पर पावर 13 किलोमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी का इकाई होता है, ठीक है, दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, कह कि हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक में न्यूट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है। तो न्यूट्रॉन की कुल संख्या जो होगा वह 3 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है कि परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या, इसी को कहते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। और कितना होता है, यह 3 होता है हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा यह, कह कि रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी से के माध्यम से जाते हैं, क्यों। क्योंकि जो है यह परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज जो है बूस्टर डोज का यह तीसरा सीरीज कंप्लीट हुआ, और अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।